अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। शांति की ये रोबदार आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां आशा और सुनीता अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थीं। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहां दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थीं। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में पिले रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता का घर के काम में मिले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को अभी 1 साल और सुशील और सुनीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थीं। लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुभांत करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देशी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाई और जब कमल और सुशील खाना खाने बैठे तो देशी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देशी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना, बड़े भाई को भी तो आप देशी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही शांति भड़क गई और बेलन नचाकर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देशी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। कमल ने भर्राए हुए गले से कहा, पर भाभी बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुभांत क्यों करती हैं? इतना सुनते ही शांति का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी रामचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और कमल सुशील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसीलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई थीं। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और कमल और सुशील के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़े रहने का बहाना बनाकर शांति और रामचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मग्न रहने लगे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का भी विवाह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए पत्नी लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाई को न्योता नहीं दिया था। इधर कमल और सुशील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल, लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये शांति को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और शांति उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बनाकर रामचरण की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थीं। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए
जाए, घुड़की मारना नहीं छोड़ता। और इसी नीति के अनुसार शांति ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और शांति पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया? जो जरा सी रोटी जल गई, खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा? जो सारा दिन दुकान पर काम करता है उसका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? रामचरण खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर शांति बस भगवान से ये ही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थीं जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू है। उस दिन के बाद शांति की आवाज तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का शांति और रामचरण ने समझौता कर लिया। शांति की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी।